अच्छा जी, एक पहले तो उस्मान कुछ पूछ रहे थे तो मैं इन्होंने शायद फॉलो अप नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसी से शुरू कर दूँ। आज एक स्टेटस दिया था, ये वकास कुराया के बयान के बारे में है, जो आजकल पीपल्स पार्टी पे तोहमत बांध रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ गई है। ये कुराया ही नहीं, और बहुत से ये एक पूरा जत्था है जो नजम सेठी वगैरह से शुरू होता है और फिर दर्जा बदर्जा और नीचे तक आता चला जाता है। ये सोशल मीडिया टीम से होता हुआ, ये बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत से मीडिया एंकर्स हैं जो इस चीज़ को जानबूझ के ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा था कि किराए के लिबरल्स के नज़दीक पीपल्स पार्टी अगर नाहल का साथ ना दे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। ये दो ओनली रीज़न, इसके अलावा कोई दूसरी रीज़न नहीं है इन लोगों के पास कि ये पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की जमात कह सकें। पीपल्स पार्टी ने इनकी 2 दफ़ा हुकूमत बचाई धरनों के दौरान। पीपल्स पार्टी अगर साथ ना होती तो ये उसी वक्त फारिग हो गए होते। ऑल्दो मेरा अपना स्टांस हमेशा से यही था और आज भी यही है। वकास कुराया कहता है कि जी आप रोज़ मौक़िफ़ तब्दील करने वाले लोग हैं। मैं आज ही अपना 2 साल पहले का स्टेटस देख रहा था, वो जो मेमोरीज़ में आता है, तो 2 साल पहले भी यही बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी को इनका साथ नहीं देना चाहिए था। और आज अच्छी बात, मेरा जरदारी साहब से भी हमेशा से इसके अलावा, इस बात के अलावा और कोई इख्तलाफ नहीं रहा कि जरदारी साहब एक अपोजिशन पार्टी को हेड करते हैं और उनकी कोई वजह नहीं बनती कि इनका साथ दिया जाए। ना तो ये इतने सच्चे हैं कि इनका साथ दें वो, और ना ही ये लोग जो हैं इतने असूल परस्त हैं कि इनका साथ दिया जाए। तो ये हर लिहाज से इस मेरिट पे पूरे नहीं उतरते हैं, इनका कोई मेरिट नहीं बनता इस पे। ये बात है। मगर जाहिर है एजेंडा ड्रिवन मीडिया है, तो मैंने कल ज़रा हटके पे प्रोग्राम किया था। वो जो है वो लिबरल लोग समझे जाते हैं, सारे के सारे डॉन न्यूज़ समझा जाता है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो महदूद है, सिर्फ नवाज शरीफ के हामियों तक उनकी हमायत जो है वो वहाँ तक ही महदूद है। उनके अलावा उन्हें किसी जमात में कोई लिबरल नहीं मिलता, स्पेशली हर वो बंदा जो नवाज मुखालिफ है, जाली वाली टोपी पहने हुए आदमी है। जी नूर भाई एयर वाई कवरेज दे रहा है, उनको देनी चाहिए, अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को एयर वाई ऑल्दो उनका चैनल है, लेकिन ये उनके ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, उनको कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं अब तहरीक इंसाफ से भी कि वो अकेले कोई ऐसी पोजीशन में होगी कि कोई गवर्नमेंट मरकज़ में बना सके। तो मतलब पीपल्स पार्टी की मजबूरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी पीपल्स पार्टी है। ये फ़र्क समझने की बात है, इसको समझना चाहिए। असल बारीक बात इसमें यही है, वरना पीपल्स पार्टी कभी उनकी हो नहीं सकती गुड बुक्स में, या वो उसको तरजीह दे नहीं सकते। एक और बात जो आज मैंने की थी, वो अक्सर कोशिश होती है एक मजाक में बात हो जाए, एक लाइटर साइड पे हो जाए, और एक जो है वो उसके पसे पर्दा एक संजीदा पैगाम भी या एक सवाल भी पेश कर दिया जाए। तो ये जो गुरु गुरमीत राम रहीम को अदालत ने सजा सुनाई, एहतजाज में 25 बंदे मर गए, यहाँ वज़ीर आज़म नाअहल हुआ और इनकलाब तले कुचले जाने वाले राहगीरों के सिवा एक गमला भी नहीं टूटा, मियाँ तेरी मकबूलियत। ये स्टेटस था, इसके ऊपर 2 बड़े अहम कमेंट्स थे। एक था ज़िशान तारिक का, बहुत अच्छा कमेंट, और दूसरा है अब्बास बिरमानी साहब का। अब्बास बिरमानी साहब का पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ भी आप फजलुर रहमान सिराजुल हक खादिम रिजवी को सजा सुनाएं और फिर हशर देखें। आप बिल्कुल पाकिस्तान के तनाजुर में दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन में पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ड्रॉ नहीं किया है, इंडिया का इशारा दिया है, तो इंडिया का इशारा देने का मकसद एक ओवरऑल फहम की बात है। आप वहाँ पे मोदी के साथ कुछ ऐसा करके देखें
और फिर अगर वहाँ पे ऐसा कोई रद्द अमल ना आए तो फिर बात करनी होगी कि वहाँ पे हमारी तरह से रद्द अमल सिर्फ मजहबी रहनुमाओं के ऊपर आता है या सियासी के ऊपर भी आता है। तो आप मोदी के अगेंस्ट कोई ऐसा काम करें तो फिर बात है। तो इंडिया से हमारा इस सेमन में कोई कंपैरिजन नहीं। हमें पता है कि उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बिला तातुल चली हुई है और वो बहरहाल डेमोक्रेसी के मामले में हमसे ज़्यादा बेहतर उनका जो है वो इर्तका हो चुका हुआ है। ज़ीशान ने जो बात की थी वो काबिल गौर है। वो कहते हैं कि आपके भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, कितने लोग जनाजे में थे और कहाँ थी उनकी सीईसी? सोहरवर्दी को एग्जाइल में डाल दिया था, कोई बंदा नहीं निकला था, लेकिन 10 साल बाद बांग्लादेश बन गया था। ये ज़ीशान की बात अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है, लेकिन इसमें भी जब हम बात करें, अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ करें बिटवीन भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब, तो मियां साहब की मकबूलियत का लेवल सभी इस चीज़ पे शायद मुत्तफिक होंगे बिला तफरीक कि मियां साहब की मकबूलियत का लेवल भुट्टो साहब वाली मकबूलियत से कभी मैच हो ही नहीं सकता। पहली बात, ये दोनों का लेवल मकबूलियत का एक नहीं है। दूसरी बात, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि भुट्टो साहब के लोगों के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। सिंध से पंजाब तक लोगों ने कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी और ऐसे बंदे भी थे जो गायब हुए और उनका फिर कभी पता ना चल सका। पूरी गोठें खाली कराई गई। तो वहाँ सिर्फ एक जनाजे को मिसाल लेके फिर ये है कि भुट्टो साहब के वक्त पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ नाफिज था। मियाँ साहब जब नाअहल हुए हैं तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तीसरी बात यह है कि मार्शल लॉ के अलावा भी अगर आप देखिए तो फैसला वहाँ पे एक ऐसी कोर्ट ने दिया जो मार्शल लॉ दौरे हुकूमत की कोर्ट थी। आज की कोर्ट भी मार्शल लॉ दौरे हुकूमत की कोर्ट नहीं है। आप एक कॉन्स्पिरेसी है जो नवाज लीग के हलकों में मौजूद है, वो उनका ये मानना है, वो ये समझते हैं, उनको समझने का हक है, हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। वो ये समझते हैं कि ये साजिश हुई है और साजिश वाया जीएचक्यू हुई है, लेकिन उनके अगेंस्ट एक पूरी जनता है, सियासी जमातें हैं दो बड़ी, और उनके अलावा बड़ी जमातें हैं, जमात इस्लामी समेत पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ। किसी का भी ये मौक़िफ़ नहीं है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। इतना ज़रूर पूछा खुर्शीद शाह साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी अपने बयान में कि हाँ जी, अगर साजिश हुई है तो आप नाम लीजिए। तो नाम लेने के वो अहल नहीं है। उल्टा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि जी ना जीएचक्यू से कुछ हुआ है और ना अदालत ने कोई साजिश की है। तो ये एक ऑफ द रिकॉर्ड नैरेटिव बेचने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए इन्होंने भाड़े के टट्टू रखे हुए हैं जो यहाँ पे आके मुंह मारी हमारे साथ भी करते रहते हैं। मतलब ये वो नौकर भी नहीं है, ये चाकर हैं, आगे नौकरों के चाकर हैं आगे, जो हमारे साथ आके यहाँ पे मुंह मारी करते हैं। बात ज़ीशान के संजीदा कमेंट्स पे थी, ये गैर अहम लोग हैं। उसके बाद ज़ीशान ने मजीद लिखा है कि सिर्फ हम फसाद को इनकलाब बना लेते हैं, इनकलाब तो अब थ्योरेटिकल टर्म रह गया है। हम तो 70 साल बाद भी 1947 की पार्टीशन और माइग्रेशन के शौक से मुश्किल से निकल पा रहे हैं। हमारी 3 जनरेशन्स ने उसकी कीमत दी है। जब भी हम न्यूट्रल प्रोसेस को रोक के एक सर्जिकल सॉल्यूशन इम्पोज करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमारी सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया पता नहीं क्यों नहीं समझती। हमने अपनी जनरेशन्स को पॉइजन कर दिया है। वी आर्म्ड देयर ब्रेन्स। हमारे सामने लिबिया से इराक तक बर्बाद हो गए। सर, मैं यहाँ पे इन रिफ्यूजीज की आंखों में देखता हूँ तो वो ज़ॉम्बीज नजर आते हैं।
एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, इवन चलती फिरती लाशें हैं। हम फिर भी रेटोरिक बेच रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, इससे भी इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। बात वही है कि यहाँ पे एक तो बात यह है कि जब हम लीडरशिप की तरफ आते हैं तो लीडरशिप में भी 100 खामियां मौजूद हैं, और लीडरशिप ने खुद, सियासतदानों ने इनको 5 साल पीपल्स पार्टी के और तकरीबन 4 ये 9 बरस हो गए, इन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया कि जिसके जरिए ये यहाँ पे कोई एहतसाब का खुदकार निज़ाम सामने ला सकते। दोनों जमातों ने जो एहतसाब ब्यूरो बनाया है उसकी हकीकत से सब आशना हैं, जो नहीं आशना वो मुनाफिकत करेंगे, क्योंकि वो एहतसाब ब्यूरो जो है, आपका नैब जो है, वो इनमें से किसी की भी अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार नहीं है। वो तो अदालत के सामने खड़ा हो गया था, तो अब इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। तो इदारे बनाना भी मुकन्ना का काम होता है, पार्लियामान का काम था। ना इन्होंने खुद पार्लियामान को मजबूत किया है, ना एहतसाब के निज़ाम को मजबूत किया है। तो जब आप इतने सारे एक्सक्यूजेस देंगे तो फिर आप मासूमीन की फहरिस्त में चाहते हैं कि ऐसे ही शामिल रहें बगैर किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के। तो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ हेड काउंट नहीं है, डेमोक्रेसी चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम है पूरा। हमने सिर्फ इसको हेड काउंट्स मान लिया हुआ है, ये भी दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमें इस सोच से अब आगे निकल जाना चाहिए। हम इस सोच में तब तक थे जब तक यहाँ पे एक मुंतखब वजीर आज़म को फांसी दी गई, और फिर उसकी कंटिन्यूशन में साजिशें जो मोहतरमा के साथ हुई, गिलानी साहब भी निकले। लेकिन ये सारा सिलसिला जो है हमेशा के लिए नहीं हो सकता कि आप हर काम को, हर बात को साजिश करार दे दें। जब भी कोई आपके हुक्मरानों के ऊपर सवाल उठे तो आप कहें कि ये साजिश हो रही है। तो ये तो भाई फिर उनको पैगंबरों का दर्जा देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी जहाँ हेड काउंट्स करती है वहाँ एहतसाब का भी, चेक्स एंड बैलेंसेस का भी निज़ाम रखती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मॉरल्स बहुत हाई होती हैं। अभी शराफत भाई कल कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकन्ना को चैलेंज नहीं कर सकती। ये बड़ा बारीक सवाल है जिसके ऊपर वकला की, आला तरीन वकला की राय बटी हुई है। वो ये कहते हैं, मेरा भी यही शुरू में मानना था, लेकिन मैं अब ये सोचता हूँ कि नहीं, ये इसको आप कुल्ली तौर पर नहीं मान सकते इस दलील को कि मुकन्ना जो चाहे वो कानून साजी कर दे, यानी वो स्याह को सफ़ेद की कहने की कानून साजी कर दे तो वो भी मान ली जाएगी। ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल लॉज भी हैं दुनिया में, और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग भी है मामला फहमी के बारे में, सच और झूठ के बारे में, बहुत से मामलात में। तो वहाँ पे अभी इसी को ले लीजिए कि एक नाहल को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ने जिसके खिलाफ फैसला दिया है, उसके बाद आपके जहन में 62, 63 खत्म करने का प्लान आ रहा है। तो ये जाहिरी सी बात है कि एक मेलाफाइड ही इंटेंशन होगी। ऐसी सूरत हाल में आप सोच रहे हैं, उससे पहले आपने नहीं सोचा। ये कहना कि अदलिया मुकन्ना जो चाहे वो कानून साजी कर दे, अदलिया बाउंड है उसको मानने के लिए। हमने देखा कि 18वीं तरमीम को, आईनी तरमीम को, जो कि यूनानिमसली पास हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने, इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। और हम सब ही जानते हैं कि वो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गलत फैसला था। उसको चैलेंज करने की कोई अखलाकी जवाब इसलिए नहीं बनता था कि जज सारा मामला अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि हर चीज जो है उनकी मर्जी की हो, जजेस की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो 100% उनकी मर्जी की हो। सो वहां पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त था। लेकिन किसी दूसरी जगह पे अगर आप यही चीज रख लें, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप यही चीज इख्तियार दे दें
तो जिस तरह का मैंडेट मियां साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने 99 में दिलवाया था, उस तरह का कोई भी मैंडेट दिलवा के कोई भी तरमीम पास करवाई जा सकती है। और इस तरह हुआ, जो 58(2) भी पास हुई थी वो इसी तरह की चीज थी। उसको कौन सा कोई जमहूरी कुव्वतों ने पास किया था, वो एक बनाई हुई असेंबली से पास करवाई गई। तो ये यहाँ कोई हतमी बात आप कर नहीं सकते। वो जो बात थी गुरु गुरमीत राम रहीम की बात जो मैंने की, उसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। कोई किसी एक बात से नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। एक तो ये कि हिंदुस्तान में अवेयरनेस लोगों की, सियासी शऊर भी हमसे ज्यादा है, और ये खाली इस वजह से नहीं है कि वहां पे वो एक कोई मजहबी शख्सियत थी तो इसलिए इतना रद्द अमल आया। मेरा ये ख्याल है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी कोई बात होगी या मोदी के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा तो रद्द अमल उसका भी शदीद ही होगा। यहाँ पे उस तरह का रद्द अमल नहीं बनता। तो मजबूरी तौर पे मैंने ये बात की थी, लेकिन उसके जवाब में ज़ीशान ने कहा कि भुट्टो साहब के साथ भी ऐसे हुआ था, सोहरावर्दी के साथ भी ऐसे हुआ था। तो भुट्टो साहब की मिसाल काफ़ी मुख्तलिफ है। वो मैं अर्ज किया कि कुर्बानियाँ बहुत दी लोगों ने उसके लिए, लेकिन शायद वो कुर्बानियों का लेवल जो चाहिए था भुट्टो साहब के लिए वो नहीं बन सका। मतलब ये है दूसरे लफ्जों में कहने का कि शायद पॉपुलैरिटी का लेवल जो एक निजाम को उल्टा कर रख देने वाला हो, जो इनकलाब ले आने वाला हो, वो भुट्टो साहब का भी नहीं था। अब जैसे ये मियां साहब आजकल फिर रहे हैं, तो एक चीज जहन में रखिएगा कि वो ये बात कर रहे हैं कि आसमा बीबी ने कहा कि वो किसी ने कहा कि जजों को उठा के बाहर फेंक दें, निज़ाम अदल खत्म। निज़ाम अदल खत्म करने का मकसद शायद इन लोगों को ये उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहते। निज़ाम अदल खत्म करने का मकसद ये है कि किसी रियासत को नए सिरे से बनाना। फौज के खिलाफ बगावत मैं समझता हूं उतनी बड़ी बगावत नहीं होती। किसी भी मुल्कों में दुनिया की तारीख बड़ी पड़ी है जहां लोगों ने जर्नैलों के खिलाफ बगावतें की, और कामयाब बगावतों की भी तारीख पड़ी है। नाकाम भी हुई, लेकिन कामयाब ऐसी थी कि वो दुनिया इबरत पकड़ती है। रशिया की अभी आपके सामने है, तुर्की में हुई, इससे पहले भी बहुत सी बगावतें फौज के खिलाफ हुई हैं, फौजी हुकूमतों के खिलाफ। तो उसका भी कोई मुआवजना एक रियासत के अंदर एक अदालत के खिलाफ बगावत से नहीं किया जा सकता। एक रियासत से बगावत करने का मकसद मतलब पूरी रियासत को ओवरहॉल करना है, पूरी रियासत को नए सिरे से तामीर करना है। ये समझेंगे आप 47 पे ही चले जाएंगे लौट के, जिस दिन आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को हटा दें और हाई कोर्ट्स के जजेस को भी, और क्योंकि रियासत का तस्वर अदालत के बगैर वैसे ही अधूरा है। तो ये एक तरह से एक आपने नई रियासत बनानी होगी, और नई रियासत अगर तो किसी सूफी सेंट के लिए, किसी बड़े मासूम के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए बनती हो तो जरूर बने। लेकिन क्या मियां साहब के पास ऐसा कोई अखलाकी जवाज है? क्या उनका किरदार बिला तफरीक सबके सामने इतना मशकूक और साफ सुथरा है कि उनकी खातिर इतना बड़ा स्टेप उठाया जाए? मैं तो कल भी अभी यही बात की है कि अभी 2 दिन हुए हमें इफ्तिखार चौधरी का धोखा खाए, तो दोबारा नजर आते धोखे को हम दोबारा क्यों खाएं? तो बात यह है कि मियां साहब जो हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो उस लेवल पे नहीं हैं किसी भी तौर पे, ना अखलाकी तौर पे, ना पॉपुलैरिटी के एतबार से, किसी भी सूरत में वो उस लेवल पे नहीं है कि ऐसी कोई मूवमेंट उनकी खातिर चले। ये कोई वैसे सियासतदानों की, सियासी इशराफिया की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और असम्बली में तरमीम आ जाए तो वो और बात है। और ये इंटरेस्टिंग बात एक और भी आपसे शेयर करता चलूं इसके साथ ही कि देखिए दुनिया में जहां जहां जेन्युइन रेफरेंडम होते हैं और जहां जहां पार्लिमानी डेमोक्रेसी होती है, पार्लिमानी जमहूरियत में 1/3 मेजॉरिटी का मतलब है 75% सीटें, और लेकिन रेफरेंडम जो है वो इससे कतई मुख्तलिफ है। उसमें 75% वोट कंसीडर होंगे। क्या मियां साहब 75% वोट लेने के लायक हैं? नहीं है।
कभी भी नहीं। पार्लिमानी जमहूरियत का तो यही रोना है कि यहाँ 10 लाख का फर्क होता है कुल वोटों में, 10-15 लाख का, और जो टोटल सीट्स का फर्क होता है वो 1/3 की मेजॉरिटी बन जाती है। सो ऐसी कोई तब्दीली लाने के लिए आप रेफरेंडम की तरफ जा सकते हैं अगर आप कोई वाकई एक जमहूरी फैसला करना चाहते हैं। वरना ये जो लोग 4-4 करोड़, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ लगा के असम्बलियों में पहुंचे हैं, उनसे आप ये तवक्को करें कि ये अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की राय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, ये टोटली एक गलत बयानी होगी और हकायक से इनहराफ होगा। क्योंकि अवाम हर इशू के ऊपर अपने MP MNA के साथ नहीं होती। तो आज़ादी इज़हार राय बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक आज़ाद किस्म की बात हो तो वो मानी जा सकती है, लेकिन इस तरह की किसी चीज़ को कबूल नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये कुछ बातें थी जो अर्ज़ करनी थी आज इस तनाजुर में। भुट्टो साहब का उन्होंने ज़ीशान ने कंपैरिजन उनसे ड्रॉ किया। मेरा नहीं ख्याल कि वो कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। मैंने तो कंपैरिजन ड्रॉ किया था पाकिस्तान और इंडिया के अवाम की जमहूरी सोच और शऊर का, इसीलिए वो वहाँ पे ऐसे कोई मावराए आइन काम भी नहीं होते। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा फाल नज़र आती है निस्बतन। वहाँ की तारीख में ऐसा कोई भुट्टो साहब जैसा कोई फ़ैसला भी नहीं है, और वहाँ फ़ौज की मुदाखलत भी नहीं होती। तो बहुत सारे फ़र्क हैं। ये वहाँ की और यहाँ के लोगों की बात है, सियासी शऊर की बात है और सियासी समाजी शऊर की बात है। तो हम इस पे भुट्टो साहब का जो कंपैरिजन है ये एक अलग बहस है। बस आज इतना ही मैं कहना चाहता था। आप कोई बात करना चाहते हैं? हाँ, एक बात है, वो जो लोग भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, नूर दरवेश भाई ने याद दिलाया कि अकबर बुगटी की, शहीद अकबर बुगटी की बरसी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको इसी तरह याद करूँ कि उनके लिए आज हम फातिहा पढ़ें। बहुत दिलेर आदमी थे, मुझे बहुत पसंद थे, और उनका कत्ल एक बहुत बड़ा सान्या था, और वो एक ऐसा जख्म है कि जिसके भरने की हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। बहरहाल आप सब दोस्तों के साथ रहने का बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।